हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक कवर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। इसे समझने के लिए हम जान लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। जस्ट लाइक ओवरव्यू, फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड एंड एट लास्ट डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विथ ओवरव्यू। जैसे कि गाइस हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में, जहां पर बेल्जियम पावर को शेयर करके अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना लेती है। वहीं पर सेकंड स्टोरी बेस्ड थी हमारी श्रीलंका की, जहां पर श्रीलंका अपने पावर को सिस्टमैटिक वे में नहीं क्रिएट कर पाता है और अपनी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में नहीं बना पाता है। लेकिन अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हमको तो सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म पढ़ना है, तो हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में क्यों समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही रिलेटेड है हमारा सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पावर शेयरिंग के फॉर्म्स, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पावर को वर्टिकल फॉर्म में डिवाइड किया गया था इन सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट में। इस वर्टिकल डिवीजन को हम कॉमन लैंग्वेज में फेडरलिज्म ही कहते हैं। अब चलिए गाइज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म हमारे गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पावर को 2 और मोर लेवल पर डिवाइड किया गया है, जहां पर एक गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है और दूसरी गवर्नमेंट को स्टेट लेवल गवर्नमेंट पर डिवाइड किया गया है। जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि पूरी कंट्री के बिहाफ पर काम करती है और कंट्री के रिगार्डिंग कुछ सब्जेक्ट को देखती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी सब्जेक्ट को डिसाइड किया गया है जो कि अपने कामों को स्टेट लेवल पर देखती है, जो कि उनके पावर के अंडर में आते हैं और वर्क और सिस्टम पे काम करते हैं, जिसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको फेडरलिज्म की मीनिंग समझ आ गई होगी। तो चलिए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और आते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पर। चलिए अब समझ लेते हैं कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म है क्या। हमारे फेडरलिज्म 7 फीचर्स पर बेस्ड है। फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है, और एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है जो कि स्टेट के रीजन्स को कंट्रोल करती है, जो उनके स्टेट के अंदर उनके अकॉर्डिंग में आते हैं। फेडरलिज्म में सिटीजन्स को सेम लेवल की गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, बट दोनों लेवल को कंट्रोल एरिया अलग अलग डिवाइड किया गया है। जस्ट लाइक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं डिफेंस ऑफ इंडिया, मिलिट्री फोर्सेस, एयर फोर्सेस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर्स एंड पीस। सब्जेक्ट इनके रिगार्डिंग में आते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कवर में आते हैं, जस्ट लाइक पुलिस, पब्लिक ऑर्डर ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ, लाइब्रेरी, म्यूजियम, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारी जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है, और हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बुक में ये सब रिकॉर्ड है कि कौन सा एरिया और पावर और डिपार्टमेंट किस लेवल के गवर्नमेंट की ड्यूटी के अंदर आता है। इट मीन्स अगर जानना है कि किस पावर पर किसका हक है, ये जानने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक ही हमको बताती है। जैसे कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं और बहुत सारे राइट्स भी बनाए गए हैं, और अगर आपको उस पावर और राइट्स को चेंज करना है तो वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके सारे लेवल की गवर्नमेंट उसे चेंज करने के लिए एग्री हो। अदरवाइज ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं डिसाइड कर पाता कि कौन सी पावर किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, तो वहां पर हमारा कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में देखकर ये बताता है कि वो पावर किसके अंडर में मेंशन है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है कि किस डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा मिलेगा और वो पैसा कहाँ से आएगा। हमारे फेडरलिज्म का यही मोटिव है कि देश में एकता और शांति बनी रहे और अपने अपने धर्म को फॉलो करते हुए सब लोग एक साथ यूनिटी के साथ रह सकें। अब चलिए जान लेते हैं अपनी सेकंड टाइप ऑफ फेडरलिज्म को, जिसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें अलग अलग होते हुए भी साथ मिलकर काम करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें यह होता है कि एक बड़ी कंट्री खुद को छोटे छोटे स्टेट में बांट लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर के रूल करती है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ पर पावर को हर स्टेट में डिवाइड किया जाता है और वहाँ पर सारे स्टेट को इक्वल पावर नहीं मिल पाती है। वहाँ पर पावर किसी स्टेट को ज़्यादा मिलती है तो किसी स्टेट को पावर कम मिलती है। और चलिए गाइस हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमारे कंट्री में एक स्टेट
स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, उसके पास तो पावर बहुत ही ज़्यादा है, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज़्यादा पावर है। वहाँ पर कोई और स्टेट के लोग जा कर के ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे वही स्टेट के लोग जा कर के ज़मीन खरीद सकते हैं जिनके पास वहाँ पर रहने का बर्थ राइट हो। बट आर्टिकल 370 लागू होने पर यह रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया। अब वहाँ पर हर स्टेट के लोग जा कर के ज़मीन खरीद सकते हैं। इंडिया, बेल्जियम, स्पेन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म कि किस तरह से हमारे देश में फेडरलिज्म को किस कैटेगरी में इम्प्लीमेंट किया गया। तो 3 कैटेगरीज बनाई गई। पहली कैटेगरी थी लिंग्विस्टिक स्टेट। तो फ्रेंड्स, ये जर्नी तब से स्टार्ट हुई जब से हमारे देश आज़ाद हुआ। 1947 से लेकर के 2006 तक हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया था। अब इसमें क्या हुआ था, बहुत सारे एरियाज़ को, बहुत सारे बाउंड्रीज़ को, उनके नेम को चेंज कर दिया गया था। हमारे देश में बहुत लोग डिमांड किए कि लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चर के बेसिस पे भी उनके देश को डिवाइड किया जाए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम लोग अपने देश को लैंग्वेज के बेसिस पे और कल्चर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे देश की यूनिटी टूट जाएगी और हमारा देश अलग हो जाएगा, उसमें एकता नहीं रहेगी। और एक तरह से सही भी कह रहे थे। लेकिन एट लास्ट हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेट को उनके लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, और सही भी किया, क्योंकि उससे स्टेट का डेवलपमेंट भी हुआ और स्टेट में यूनिटी भी बनी रही। अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ लैंग्वेज पॉलिसी का। पर फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि ये क्या था। तो जैसे कि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज को बोला जाता है, इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूट में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया है। यहाँ पर इंडिया में 40% लोग हिंदी बोलते हैं और उसी वजह से हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जबकि हमारे देश में हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज का स्टेटस भी दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडिया में गाइस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब हम लोग ओवरऑल 22 लैंग्वेज में दे सकते हैं अपनी चॉइस के बेसिस पर। और अगर हम अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट की बात करें तो हर स्टेट को अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, तो जिसमें सारे स्टेट डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, बट जिसकी इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, जिस भी काम में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश यूज़ करते हैं, उसी बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच भी जो काम होता है वो कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पर ही किया जाता है। So guys, let's begin with our another topic which is central state relation। अब चलिए समझ लेते हैं इंडिपेंडेंस के बाद से क्या रिलेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। सो गाइस, आप सबको पता है पहले इंडिया में बहुत सारी पार्टी नहीं थी। इंडिया में केवल एक पार्टी रूल करती थी और वो कांग्रेस पार्टी थी, जो कि सेंट्रल लेवल पर भी थी और स्टेट लेवल पर भी रूल करती थी। और इंडिया में उस टाइम पर वही होता था जो कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स चाहते थे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक कांस्टेंट नहीं रह सकती है, ठीक इसी तरह से धीरे धीरे लोकल पार्टी बनने लगी और कुछ स्टेट में लोकल पार्टी जीत भी गई इलेक्शन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल पार्टी की गवर्नमेंट को अच्छे से रूल नहीं करने दे रही थी और कभी कभी अपनी पावर का मिसयूज़ करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते थे डिसीजन के टाइम पर, और किसी भी मैटर पर उनकी राय नहीं ली जाती थी। बट गाइस, ये सिचुएशन भी बदल गई 1990 में, क्योंकि इलेक्शन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी एक पार्टी की सरकार अकेले बन ही नहीं पाई। इस सिचुएशन में फिर बहुत सारी पार्टी को मिल कर के एक सरकार बनाना पड़ा, जिसे हम कोalition गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं। इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी पावर को शेयर करना पड़ा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकी। उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में यूनिटी बनी रही। सो गाइस, अब तक हमने सिर्फ फेडरलिज्म के 2 टॉपिक पर ही डिस्कस किया है, जहां पर हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। अब अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आते हैं अपने चैप्टर के लास्ट स्टेज पर, जो कि हमारे थर्ड टायर का है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड टायर की गवर्नमेंट क्या है।
फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक, डिसेंट्रलाइजेशन। अब आप सोच रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, तो चलिए समझ लेते हैं। तो गाइस, डिसेंट्रलाइजेशन वो है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को उनसे ले लिया जाता है। आसान वर्ड में कहा जाए तो उनकी पावर को थोड़ा थोड़ा छीन लिया जाता है और उसको दे दिया जाता है थर्ड लेवल की गवर्नमेंट को। इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इंडिया में इस लेवल की गवर्नमेंट को रूरल एरिया, इट मीन्स गांव साइड में पंचायत कहा जाता है और वहाँ के हेड को सरपंच कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से अर्बन एरिया वाले लोग, जिन्हें हम सिटी एरिया के नाम से जानते हैं, उस लेवल की गवर्नमेंट को हम म्यूनिसिपैलिटी के नाम से जानते हैं और वहाँ के हेड को हम मेयर कहते हैं। फिर डिसेंट्रलाइजेशन के पास भी अच्छे दिन आ ही गए, जहाँ पर 1992 में पावर को अच्छे से डिसेंट्रलाइज्ड किया गया, जहाँ पर 3 लेवल की गवर्नमेंट को, इट मीन्स लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावर मिल गई, जिससे वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर सकें। अब लोकल गवर्नमेंट के लिए भी रेगुलर बेसिस पर इलेक्शन होना ज़रूरी हो गया था और इलेक्शन में कुछ सीटें फिक्स कर दिया गया जो कि SC, ST और OBC वालों के लिए रिजर्व कर दी गई थी और इनमें से 1/3 सीट को वुमेन के लिए रिजर्व कर दिया गया था और इस इलेक्शन को स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता था। इससे कोई और गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती और स्टेट गवर्नमेंट को अपने पैसे और पावर को लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ा, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था। फ्रेंड्स, चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। स्ट्रक्चर जो हमारे रूरल एरिया का है, उसमें हर एक गाँव में एक ग्राम पंचायत होती है और अपनी कुछ ग्राम पंचायत मिल करके एक पंचायत की समिति बनाती है और आफ्टर दैट एक जिला में जितनी पंचायत समिति होती हैं वो मिल करके एक डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद बनाती है। सो गाइस, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो और समझ आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।